ये इश्क नहीं आसा, साया एक श्राप का। एपिसोड नंबर 8। अब तक आपने पढ़ा। ईशा अद्वैत की इस हरकत से डर चुकी थी, पर ईशा को दर्द देने के लिए अद्वैत किसी भी हद तक जाने को तैयार था। पर क्या वो रुद्र की तरह बदला लेने के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार हो जाता है? चलिए जानते हैं अब आगे। ईशा डर रही थी तो वहीं अद्वैत अपनी डिजायर्स के पीक लेवल पे था। ये देखकर तो ईशा अंदर ही अंदर और घबराने लगी, पर फिर भी अद्वैत कहीं उसे छोड़कर किसी और के साथ वो सब ना कर ले, इस डर से वो अद्वैत का पूरा साथ दे रही थी। जैसे ही अद्वैत ने ईशा के नाजुक हिस्सों की तरफ जाना शुरू किया तो ईशा की आंखें बंद हो गई। वो अद्वैत का साथ देने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों से हल्के आंसू बह रहे थे, जिस पर शायद ही अद्वैत का ध्यान जाता। लेकिन अद्वैत ने उन आंसुओं को देखा और फिर कुछ सोचते हुए अद्वैत ने अपने इमोशंस को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया और खुद को खुद में कंट्रोल करते हुए उसने ईशा को बिस्तर में लपेटा और खुद बाथरूम की तरफ चला गया। ईशा जो कि आंखें बंद करके लेटी हुई थी, अचानक कोई भी हरकत ना होने से उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि अद्वैत बाथरूम की तरफ जा रहा है। वहीं अद्वैत ने अपने इमोशंस को, अपनी डिज़ायर्स को काफ़ी हद तक कंट्रोल करके रखा हुआ था, जिससे उसका पूरा शरीर गर्म होने लगा। उसने तुरंत बाथरूम में जाते ही शावर ऑन किया और शावर से ठंडा पानी उसकी बॉडी पर गिर रहा था। उसने खुद को काफ़ी हद तक धीरे धीरे हील करना शुरू किया और जब वो काफ़ी हद तक शांत हो गया तो उसने एक लंबी गहरी सांस ली। उसने बाथरोब पहना और उसके बाद अपने कपड़े चेंज करके लगभग आधे घंटे बाद अपने कमरे में आया। उसने देखा ईशा ने अपनी नाइट ड्रेस फिर से पहन ली है, पर वो उठी हुई है। वहीं ईशा ने अद्वैत को बाहर आता देखा तो उसने एक बार वो फिर घबरा गई। अद्वैत ने ईशा की तरफ देखकर कोई रिएक्शन नहीं दिया और चुपचाप जाकर बेड पर दूसरी तरफ सोते हुए ईशा की तरफ से मुंह फेर कर दूसरी तरफ सो गया। तो वहीं ईशा ने जब अद्वैत का ये रवैया देखा तो उसे डर लग रहा था। उसे लगने लगा कि शायद उससे कोई गलती तो नहीं हो गई। उसके मन में अनगिनत ख्याल आने लगे। काफ़ी देर तक उसके ख्यालों से जूझते हुए ईशा ने धीरे से हाथ बढ़ाया और अद्वैत के कंधे की तरफ रखा और फिर धीरे से बोली। ईशा बोली, अद्वैत सुनो। अद्वैत जो कि सोया नहीं था, बस लेटा हुआ था, वो पलटा। उसने देखा कि ईशा बेड पर बैठी हुई है। वो भी उठकर बैठ गया और बोला। अद्वैत बोला, हाँ बोलो, क्या हुआ? ईशा ने अद्वैत को ऊपर से नीचे की तरफ देखा और फिर धीरे से बोली। ईशा बोली, मुझसे कोई गलती हुई है तो प्लीज़ माफ़ कर दो, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारा ये रवैया अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो सॉरी, मैं फिर से ट्राई करूँगी, पर तुम अचानक चले गए और अब आकर सीधे सो रहे हो। मुझसे कोई गलती हुई है क्या? अद्वैत बोला, नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। ईशा बोली, नहीं, मुझसे कोई गलती हुई है, मुझे पता है, और टाइम पर हमारे बीच ये सब कुछ अच्छा होता था, और इस बार। इतना कहकर ईशा बिल्कुल चुप हो गई। तो वहीं अद्वैत ये सुनकर हल्का मुस्कुराने लगा और उसकी तरफ देखकर बोला। अद्वैत बोला, और क्या? इस बात को पूरा करो ईशा, आधी क्यों छोड़ी? ईशा कुछ नहीं बोली। उसे चुप होता देख अद्वैत फिर बोला, मैंने कुछ कहा ईशा, बात पूरी करो। ईशा बोली, और समय हमारे बीच सब कुछ अच्छे से होता था और इस बार तुमने कुछ किया ही नहीं और तुम सब कुछ बीच में छोड़कर चले गए। मैं सब कुछ नहीं कर पाई क्या अच्छे से? अद्वैत बोला, ईशा, मैं चाह कर भी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं कर पा रहा हूँ। पता नहीं क्यों मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत करना चाहता हूँ, इतना गलत कि पता नहीं, पर मेरा दिमाग काम करना बंद कर दे रहा है। जैसे ही मैं ये सब गलत करने का सोचता हूँ तो शायद मेरे प्यार मेरे ऊपर हावी हो जा रहा है और मैं चाह कर भी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं कर पा रहा हूँ। ईशा ने जैसे ही ये सुना तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने तुरंत अद्वैत को गले लगाया और सिसक सिसक कर रोने लगी। उसे यूँ रोता देखकर अद्वैत, जो खुद को अभी तक काफ़ी स्ट्रांग बनाए हुए था, उसने खुद को रिलैक्स कर दिया। ईशा के आंसू उसके दिल को चीर कर रख दे रहे थे। उसे यूँ रोता देख अद्वैत ने ईशा को चुप कराया और बोला। अद्वैत बोला, मत रो ईशा, तुम जानती हो ना मैं नहीं देख सकता रोते हुए तुम्हें। ईशा बोली, आई एम सो सॉरी अद्वैत, ना मैं एक अच्छी बेटी बन पाई, ना अच्छी बहन और एक ना अच्छी बीवी। मैं फेल हो गई हर चीज़ में। अद्वैत बोला, शांत हो जाओ, एक दूसरे को दोष देने के साथ साथ हम एक दूसरे की तकलीफ भी दे रहे हैं। ईशा बोली, मुझे नहीं पता कि हम दोनों के बीच में ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, बस मुझे एक चीज़ पता है। अद्वैत ने ये सुना तो खुद से गले से हटाते हुए ईशा को, उसके चेहरे को खुद के सामने रखते हुए बोला। अद्वैत बोला, क्या पता है? अद्वैत की बातें और हरकतें देख ईशा की आंखों में आंसू थे। उसने उन्हें साफ किया और ईशा धीरे से बोली। ईशा बोली, यही कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम जो दर्द दोगे मैं सब सह लूँगी बिना कुछ बोले। बस मैं तुम्हारे प्यार को नहीं बांट सकती। मैं जानती हूँ अभी जो कुछ भी हुआ तुम मुझसे बहुत अपसेट हो, बस मुझे एक मौका दो, मैं अपना बेस्ट दूंगी तुम्हें।
जैसे ही अद्वैत ने ये सुना तो वो थोड़ा शर्म से खुद की ही नज़रों में गिर गया। अद्वैत बोला, नहीं ईशा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि गलत तो मैं था। मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता इस चीज़ के लिए। सॉरी ईशा, तुम्हारे भाई का बदला मैं तुमसे नहीं ले सकता। मेरा प्यार इस बात की गवाही नहीं दे रहा और ना ही मेरा ज़मीर इस बात के लिए राज़ी है, और मैं किसी और के करीब नहीं जा रहा हूँ। सपने में भी नहीं सोच सकता हूँ मैं ऐसा। ये सुनकर ईशा बोली, तो क्या हम दोनों का रिश्ता नॉर्मल नहीं हो सकता? अद्वैत बोला, पता नहीं, पर जब जब इस सब के बारे में सोचता हूँ तब तब मुझे रुद्राक्षी का ध्यान आने लग जाता है और मेरा दिमाग गुस्से में भर जाता है। ईशा बोली, मैं जानती हूँ भाई ने जो कुछ भी किया वो ठीक नहीं किया और मैं कभी भी उनका सपोर्ट नहीं करूँगी। तुम चाहोगे ना तो मैं कभी उनसे बात नहीं करूँगी, मैं अपनी शक्ल भी उन्हें नहीं दिखाऊंगी। मैं जानती हूँ और मैं मानती भी हूँ कि वो गलत है और मैं किसी और के साथ नहीं हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और ये बात तुम बहुत अच्छे से जानते हो। तुमने जब मुझे वो डील दी थी कि भाई को बचाना या खुद को कुर्बान कर देना, तो खुद को कुर्बान करने के पीछे मेरा यही रीज़न था। हाँ, मैं अपने भाई को बर्बाद होता नहीं देख सकती, पर तुम्हें किसी और का होते हुए और तुम्हें भी तकलीफ़ में नहीं देख सकती हूँ। अपना प्यार किसी और के लिए नहीं देख सकती मैं। जैसे ही अद्वैत ने ये सुना तो वो ईशा की तरफ देखते हुए बोला। अद्वैत बोला, ईशा, तुम चाहो तो राठौर मेंशन वापस जा सकती हो। तुम मेरे साथ कभी खुश नहीं रह सकती ईशा। ईशा बोली, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ खुश रह सकती हूँ और मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगी। तुम्हारे साथ जब आई थी तो सब कुछ सोच कर आई थी। रिश्ते, नाते, कुल की मर्यादा सब कुछ पीछे छोड़ कर आई थी तुम्हारे साथ। और अभी भी अगर तुम्हारे साथ कोई भी नहीं होगा ना, तब भी तुम्हारे साथ रहूँगी मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकती, कभी भी नहीं। जैसे ही अद्वैत ने यह सुना तो उसका चेहरा नॉर्मल हो गया, कोई एक्सप्रेशंस नहीं उसके चेहरे पर। अद्वैत बोला, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ ईशा। तुम्हारा परिवार मुझसे बेइंतहा नफरत करता है। ईशा बोली, पर मैं तो नहीं करती ना तुमसे नफरत, और मुझे बाकियों से कोई मतलब नहीं है। जो हो गया सो हो गया। इस परिवार को तुम्हारी ज़रूरत है, बिज़नेस को तुम्हारी ज़रूरत है, सियासत को तुम्हारी ज़रूरत है, और मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। और मुझे पूरा भरोसा है तुम पर कि तुम कभी कुछ नहीं कर सकते हो गलत। अद्वैत बोला, सोच लो ईशा, ज़िंदगी भर अपने परिवार के लिए तड़पोगी। मेरे साथ रहोगी तो ना माँ का प्यार मिल पाएगा ना भाई का लाड, और भाई का लाड प्यार क्या होता है तुम बहुत अच्छे से जानती हो। ईशा बोली, मैं सब जानती हूँ, पर मुझे सिर्फ मेरे पति का प्यार चाहिए, पूरी तरीके से। क्या तुम मुझे दोगे? क्या तुम मुझे सिर्फ तुम्हारी वही ईशा जिससे तुम बेपनाह प्यार करते थे, वो ईशा समझकर पूरी तरीके से अपनी पत्नी के रूप में अपनाओगे? मैं कसम खाती हूँ, मैं पुराने किसी भी रिश्ते को कभी कोई महत्व नहीं दूंगी। यह सुनकर अद्वैत बोला, मैं तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता ईशा। ना मैं तुम्हें किसी चीज़ के लिए फोर्स कर सकता हूँ और रोक टोक सकता हूँ। तुम पहले भी मेरी पत्नी थी और आज भी मेरी पत्नी हो। ये हक तुमसे कभी कोई नहीं छीन सकता। ईशा बोली, सचमुच? ये सुन अद्वैत ने हाँ में सर हिलाया तो ईशा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वहीं अब अद्वैत के चेहरे पर मुस्कान थी। ईशा ने अद्वैत के गालों पर अपने होंठ लगाए और उन्हें चूमते हुए बोली। ईशा बोली, आई लव यू, बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे। अद्वैत बोला, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ईशा के चेहरे पर सुकून साफ नजर आ रहा था और खुशी भी। उसे यूँ खुश देख अद्वैत फिर बोला। अद्वैत बोला, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ईशा, पर ईशा, मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। ईशा बोली, हाँ बोलो। अद्वैत बोला, यही कि मैं तुम्हें कभी तुम्हारी माँ से मिलने से नहीं रोकूंगा, ना ही तुम्हारे भाई से मिलने से रोकूंगा, पर हाँ, तुम कभी भी मेरे सामने या मेरे परिवार के सामने उनकी बातें नहीं करोगी। तुम्हें अगर उनसे मिलना होगा तो तुम जाकर मिल सकती हो, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। पर अगर वो मेरे या मेरे परिवार के खिलाफ, और मेरे परिवार में तुम भी आती हो, तो किसी के भी खिलाफ कुछ भी प्लान करेंगे तो मैं उन्हें मुंह तोड़ जवाब दूंगा। ईशा बोली, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मर्जी के बिना या जो काम तुम्हें पसंद नहीं है वो काम नहीं करूंगी। अद्वैत बोला, पसंद या नापसंद की बात नहीं है ईशा, बात सही और गलत की है। ईशा बोली, हाँ मैं भी वही बोल रही हूँ। क्या इस समय हम अपने रिश्ते में राठौर परिवार को ना लाएं तो बेहतर होगा? अद्वैत बोला, ठीक है। अद्वैत ने सोच लिया था कि वह रुद्र की तरह नहीं बनेगा और रुद्र का गुस्सा और दुश्मनी ईशा से नहीं निकालेगा। उसने ईशा को वो दर्जा दे दिया है जो वो चाहती थी, अद्वैत की पत्नी और प्रताप परिवार की बहू का दर्जा, और वो आज़ादी भी जो वो चाहे तो अपने परिवार से मिल सकती थी। ईशा को देखकर वो सुकून महसूस हो रहा था, तो वहीं ईशा मुस्कुरा रही थी। उसे यूँ मुस्कुराता देख अद्वैत उससे बोला। अद्वैत बोला, क्या हुआ, क्यों मुस्कुरा रही हो? ईशा उसकी तरफ देख कर बोली, तो उस हिसाब से मैं ऑफिशियली और लीगली तुम्हारी बीवी बन चुकी हूँ। अद्वैत बोला, मेरी वाइफ तुम कब से थी ईशा? ईशा बोली,
हाँ, पर लोगों को थोड़ी ना पता था हमारी शादी के बारे में, और इस वजह से 1 साल डिले हुआ है हमारी शादी को। अद्वैत बोला, कोई बात नहीं, अब तो सबको पता चल गया है। पता है, जब तुम मेरे कॉलेज में आते थे तो सब लड़कियां तुम्हें देखकर कैसे आहें भरती थी। ये कहकर ईशा के चेहरे पे मुस्कान थी। तो वहीं अद्वैत बोला, हाँ, क्योंकि मैं था ही इतना हैंडसम। ईशा बोली, हाँ हाँ, तभी तो। पर अब कोई तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता, क्योंकि तुम मेरे पति हो। इतना कहकर ईशा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तो वहीं अद्वैत ने जैसे ही ये सुना तो वो मुस्कुराते हुए ईशा को देखने लगा। उसने ईशा को प्यार से उसे लिटाया और खुद उसके बगल में आकर लेट गया। ईशा ने अपने हाथों को अद्वैत की कमर की ओर लिपटाकर अपना सर उसके बाजुओं की तरफ रखते हुए कहा। ईशा बोली, अब सो जाओ, मुझे नींद आ रही है। अद्वैत बोला, पर मुझे तो नहीं आ रही, मुझे तो कुछ और करना है। ईशा बोली, अच्छा, तो रोका किसने है आपको? इतना कहकर ईशा चुप हो गई। तो वहीं जैसे ही ईशा ने ये कहा तो अद्वैत ने ईशा के माथे पर अपने होठों को लगा दिया। ईशा के मन में ये शांति आ चुकी थी कि अद्वैत ने उसके भाई का रास्ता नहीं अपनाया। अद्वैत चाह कर भी उस रास्ते पर नहीं गया जिस रास्ते पर उसके भाई ने रुद्राक्षी को छोड़ा था। ईशा मन ही मन में रुद्र और अद्वैत को कंपेयर करने पर लगी हुई थी। अचानक उसे यूं कहीं खोता देख अद्वैत ईशा की तरफ देखकर बोला। अद्वैत बोला, क्या हुआ, कहाँ खो गई? ईशा बोली, कहीं नहीं, बस यही सोच रही थी कि ये कुछ दिन कुछ सदी के जैसे बीते हैं। तो वहीं ये सुन अद्वैत बोला, हाँ, सदी जैसे ही बीते हैं ये दिन। ईशा अद्वैत से फिर बोली, पर मुझे विश्वास है सब ठीक हो जाएगा। अद्वैत बोला, देखते हैं क्या होता है, चलो अब आराम करो, कल सुबह मुझे बहुत ज़रूरी मीटिंग में जाना है। इतना कहकर अद्वैत चुप हो गया और ईशा ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया। तो वहीं अद्वैत ने ईशा को यूं मुस्कुराता देख उसे अपने आगोश में ले लिया। हालांकि ईशा अपने मन में चल रहे भावों से अद्वैत को टेंशन नहीं देना चाहती थी। वो जानती थी कि अद्वैत के सामने रुद्र या फिर अपने परिवार से जुड़ी कोई भी बात करना उसे तकलीफ देने जैसा होगा। इसलिए वह ऐसी कोई बात नहीं करना चाहती थी जिससे उसके रिश्ते पर कोई भी गहरा असर पड़े। खैर, वो दोनों ही एक दूसरे के आगोश में आए, कब नींद में खो गए उन दोनों को ही पता नहीं चला। सुबह हुई। सुबह के 4 बज रहे थे और रुद्राक्षी ने अपने जाने की सारी तैयारी कर रखी थी। अद्वैत रुद्राक्षी को छोड़ने एयरपोर्ट गया तो वहीं घर पर अतुल जी के साथ ईशा मौजूद थी। रुद्राक्षी अद्वैत के साथ गाड़ी में बैठी थी। गाड़ी में इस समय कोई आवाज़ नहीं थी। थोड़ी ही देर में जब वो लोग एयरपोर्ट पहुंचे तो रुद्राक्षी ने मौका देखकर अद्वैत की तरफ देखकर कहा। रुद्राक्षी बोली, भाई, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। अद्वैत बोला, हाँ बोल। रुद्राक्षी बोली, मुझे आपसे एक वादा चाहिए भाई। अद्वैत बोला, कैसा वादा? रुद्राक्षी बोली, पहले आप मुझे प्रॉमिस करिए कि आप मेरी इस बात के लिए मुझे मना नहीं करेंगे और जो मैं चाहती हूँ आप वो करेंगे। अद्वैत बोला, ठीक है, बता क्या चाहती है? तभी रुद्राक्षी बोली, भाई, मैं चाहती हूँ कि आप ईशा भाभी के साथ अपने रिश्ते की नई शुरुआत करिए। ठीक है भाई, जो होना था सो हो गया, पर मेरी वजह से आप और ईशा भाभी अपनी लाइफ में सफ़र करें, ये कहीं से कहीं तक सही नहीं है। वो आपसे बहुत प्यार करती हैं। बीते कुछ दिनों में उन्होंने आपकी रूडनेस, आपका गुस्सा, आपका चिड़चिड़ापन, नफ़रत और शायद हम सब की इग्नोरेंस बर्दाश्त की है, पर फिर भी बिना कुछ कहे, बिना किसी शिकायत के उन्होंने सब कुछ संभाला है। पापा की तबीयत जो अचानक से ख़राब हो रही थी, उन्होंने पापा को मेंटली सपोर्ट किया है। मेरे घर से लंदन बिना स्ट्रेस के जाने के पीछे एक रीज़न ईशा भाभी भी हैं। मुझे यकीन है कि वो पापा का अच्छे से ध्यान रखेंगी और वैसे भी वो खुद भी एक डॉक्टर है। बाकी आप तो समझदार हैं ही। देखिए भाई, किसी तीसरे के चक्कर में अपनी लाइफ ख़राब मत करिए। आप मेरे भाई हैं, हमारा रिश्ता अलग है, पर मुझसे जुड़े हुए रिश्ते से ऊपर आपके लिए एक और रिश्ता है और वो रिश्ता भाभी के साथ है। वो आपके लिए अपना सब कुछ छोड़ कर आई हैं। मेरे पास आप हो, परिवार है, सब है मुझे सपोर्ट करने के लिए, मुझे संभालने के लिए, पर उनके पास कोई नहीं है, ना हम लोग, ना आप और ना ही उनका खुद का परिवार। और ऐसे में वो उम्मीद सिर्फ आपसे लगा सकते हैं। इसलिए मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसमें उनका कोई दोष नहीं है। ये समझकर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। अद्वैत ये सुन मुस्कुराते हुए बोला, मैं समझ रहा हूँ तू क्या कहना चाहती है, पर सब ठीक करने की कोशिश करूँगा अपने और ईशा के बीच में। रुद्राक्षी के यूँ समझाने पर अद्वैत के चेहरे पर मुस्कान थी। उसने रुद्राक्षी को ये यकीन दिलाया कि वो अपने और ईशा के बीच सब कुछ सही करेगा। ये सुनकर रुद्राक्षी को काफ़ी शांति महसूस हुई। अद्वैत की बातें सुनकर रुद्राक्षी मुस्कुरा रही थी और मुस्कुराते हुए बोली। रुद्राक्षी बोली, मुझे आपसे यही उम्मीद थी भाई। अद्वैत बोला, मैं इस बात से खुश हूँ कि तुझे जो उम्मीद मुझसे थी मैं उस उम्मीद पर खरा उतरा हूँ।
ये सुनकर रुद्राक्षी बोली, जानती हूँ भाई आपके लिए आसान नहीं होगा, मेरे लिए भी नहीं था आसान ईशा को सामने देखकर रुद्र के बारे में ना सोचना, पर मैंने खुद को कंट्रोल किया। ज़रूरी नहीं कि दो लोग एक जैसी प्रवृत्ति के हों, हम दोनों में भी काफ़ी कमियां हैं, खामियां हैं और खूबियां भी हैं। हम दोनों बेशक भाई बहन हैं, लेकिन हम दोनों की पर्सनैलिटी अलग अलग है। ऐसे ही रुद्र और ईशा में भी है। भाभी और रुद्र को कभी कंपेयर मत करिएगा। बस आपसे यही वचन लेकर जा रही हूँ कि आप यहाँ सब संभालेंगे और सबसे पहले आप अपने रिश्ते को सुधारेंगे। आप लोगों के बीच में जो प्यार था, जो शायद इस दुश्मनी के कारण कहीं छुप सा गया है, आप उस प्यार को फिर से जगाएंगे। भाभी शायद आपकी तरफ कदम ना बढ़ाए इस डर से कि कहीं आपको बुरा ना लग जाए, पर आप एक बार अपनी तरफ से उन्हें ये विश्वास दिलाएंगे कि आप उनके साथ हमेशा रहेंगे। प्रॉमिस करिए मुझे। अद्वैत ने जैसे ही ये सुना तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अद्वैत ने रुद्राक्षी को गले लगाया और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए वो बोला। अद्वैत बोला, मैं प्रॉमिस करता हूँ तुझे, मैं तुझे, ईशा को और पापा को कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अपना ध्यान रखना और फ़ोन करते रहना। रुद्राक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप भी, और अगली बार जब मैं घर आऊँ तो मुझे एक स्पेशल गिफ्ट चाहिए। अद्वैत बोला, अच्छा, और वो स्पेशल गिफ्ट क्या है? रुद्राक्षी बोली, यही कि जब मैं घर आऊँ तो आप 2 से 3 हो जाने चाहिए, ठीक है ना? अद्वैत बोला, चल पगली, अभी तो मुझे सब कुछ संभालना है। रुद्राक्षी बोली, मुझे यकीन है आप पर, आप सब संभाल लेंगे और आपको मेरी जब ज़रूरत पड़े तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं हमेशा आपके साथ हूँ भाई, जैसे आप हमेशा मेरे साथ रहते हैं ठीक वैसे ही। इतना कहकर रुद्राक्षी ने अद्वैत को गले लगा लिया। नम आँखों से अद्वैत रुद्राक्षी को जाते हुए देख रहा था। अद्वैत रुद्राक्षी को कभी अकेले नहीं छोड़ना चाहता था, पर इस समय रुद्राक्षी का जाना बेहद ज़रूरी था। शायद यही समय की मांग थी। रुद्राक्षी अपने एक नए सफ़र पर निकल पड़ी है लंदन के लिए, पर क्या उसका ये सफ़र वहाँ उसकी मुलाकात किसी ऐसे इंसान से करवाने वाला है जो शायद रुद्राक्षी की ज़िंदगी बदल कर रखेगा? ये तो आने वाला समय जानता है। रुद्राक्षी को एयरपोर्ट तक छोड़कर अद्वैत वापस आ गया। उसने नाश्ता किया और उसके बाद वो कंपनी चला गया। उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। जिस टेंडर प्रोजेक्ट पर वो महीनों से काम कर रहा था, वो प्रोजेक्ट आखिरकार पूरा होने वाला था और उसकी फाइनल मीटिंग के लिए अद्वैत काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहा था। घर में ईशा भी खुश थी और उसकी और अद्वैत के बीच में धीरे धीरे ही सही पर सब कुछ ठीक हो रहा था। वहीं उन दोनों को देखकर अतुल जी भी खुश थे, क्योंकि उन्हें ईशा और अद्वैत के बीच में आज एक अलग सा रिश्ता दिखाई दे रहा था, जिस रिश्ते को शायद वो काफ़ी दिनों से देखना चाह रहे थे। दोनों के बीच में सब कुछ ठीक होता देख वो भी थोड़ा शांत थे और बेहद खुश भी थे। वहीं ईशा अतुल जी का बहुत ख्याल रख रही थी। टाइम से दवाइयाँ देना, उनकी सारी डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट, सब कुछ ईशा क्लियरफुली हैंडल कर रही थी। साथ ही मैं अपनी इंटर्नशिप की तैयारी भी कर रही थी। अद्वैत ने ईशा की इंटर्नशिप प्रताप हॉस्पिटल में ही करवाई थी, जिसे बाद में ईशा ने ही संभालना था, इसलिए ईशा को भी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हालांकि वो इंटर्नशिप सिर्फ 6 महीने की थी, जिसे ईशा ने इसलिए करने का सोचा था ताकि वो थोड़ा और परफेक्ट हो जाए। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और इन बीते दिनों में काफ़ी कुछ आने वाला भी था और घट चुका था। अतुल जी ने भी यही सोचा था कि आने वाले महीने की किसी अच्छी तारीख को अद्वैत का राज्याभिषेक करके उसे राजा के पद पर बैठा दिया जाए। इस बात के लिए जब अतुल जी ने कामिनी जी का सजेशन लिया तो उन्हें तो ये सजेशन पसंद नहीं आया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अद्वैत इतनी आसानी से राजा बन जाए। उन्हें पता था कि अगर अद्वैत एक बार राजा बन गया तो कामिनी जी का बार बार प्रताप मेंशन में आना कम हो जाएगा और आशुतोष राणा, जो कि अभी भी किसी न किसी तरीके से उनके बिजनेस में इन्वॉल्व होने की कोशिश करता रहता था, वो भी बंद हो जाएगा। अतुल जी ने एक नियत समय पर अद्वैत और ईशा को अपनी सियासत का नया राजा और रानी घोषित कर दिया। हालांकि अद्वैत राजा तो उसी दिन घोषित हो चुका था जिस दिन मधुरिमा जी की मृत्यु हुई, क्योंकि एक राजा अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद अपने आने वाले उत्तराधिकारी को उसी समय राजा घोषित कर देता है, और जब तक वो योग्य नहीं हो जाता तब तक वही उसी के स्थान पर शासन करता था। इसलिए जब अतुल जी को ये लगा कि अद्वैत बिजनेस और सियासत दोनों की बागडोर संभालने में काबिल हो चुका है, तो उन्होंने अद्वैत और ईशा का राज्याभिषेक कर दिया। अद्वैत और ईशा के राज्याभिषेक में सभी सियासतों के राजा, बिजनेस वर्ल्ड के बड़े बड़े लोगों को इनवाइट किया गया था। रुद्राक्षी, जो कि इस राज्याभिषेक में आना चाहती थी लेकिन किसी कारणवश आ नहीं पाई। हालांकि इस बात पर भी लोगों ने काफ़ी सारी बातें बनाई, लेकिन अतुल जी को सबको ये कहकर संतुष्टि दे दी थी कि उसे एक ज़रूरी काम से जाना पड़ा और वो इस राज्याभिषेक में नहीं आ पाएगी।
नैना शेखावत जो कि ध्रुव की दादी थी, वो भी इस राज्याभिषेक में आई थी। हालांकि उनकी काफ़ी उम्र हो चुकी थी, पर फिर भी वो राज्याभिषेक अटेंड करने के लिए आई हुई थी। ध्रुव को भी उसकी सियासत का राजा घोषित कर दिया गया। हालांकि ध्रुव की अभी शादी नहीं हुई थी, इसलिए अब उसे एक दबाव था कि उसे भी जल्द से जल्द शादी करनी होगी ताकि उसकी सियासत को उसकी रानी मिल जाए और वो ऑफिशियली अपनी सियासत को अपने तरीके से चला सके। पर ध्रुव को ऐसी कोई लड़की मिली ही नहीं जो उसे भाए, जिससे वो प्यार करे। धीरे धीरे दिन बीते और इन बीते दिनों में काफ़ी कुछ बदला। राज्याभिषेक में राठौर खानदान को भी न्योता दिया गया था। वजह थी उन्हें न्योता न देने पर लोगों के बीच में बातचीत होना, जो कि अतुल जी बिल्कुल नहीं चाहते थे। इसलिए जब राठौर परिवार को राज्याभिषेक का निमंत्रण पहुंचा तो ना चाहते हुए भी उन लोगों को राज्याभिषेक में आना पड़ा। हालांकि रुद्र इस राज्याभिषेक में नहीं आया था। वामिका जी और मिस्टर सिसोदिया ही इस राज्याभिषेक में आए थे। रुद्र बिल्कुल नहीं चाहता था कि वो वहां जाकर अद्वैत और ईशा का इतना अच्छा दिन खराब करे। वो जानता था कि अद्वैत को वो फूटी आंख पसंद नहीं है और ऐसे में वो राज्याभिषेक के दिन उसे देखेगा तो कहीं उसे वो सारी पुरानी बातें याद ना आ जाए, इसलिए उसने ना जाने का फैसला किया। वही वामिका जी राज्याभिषेक में आई तो ईशा ने उन्हें कुछ खास तवज्जो नहीं दी। हालांकि वह ईशा से बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ईशा ने उनसे बात करने से साफ इनकार कर दिया। वामिका जी ईशा को कमरे में लेकर गई और उससे अपने किए की माफ़ी भी मांगी तो ईशा की आंखों में बहते हुए रोते रोते उसने अपने माँ से सारे रिश्ते रखने के बारे में मना कर दिया। वामिका जी इस बात को बिल्कुल नहीं सह पाई। वो समझ चुकी थी कि उनकी एक गलती ने क्या कुछ नहीं बिगाड़ दिया। इस दुश्मनी ने उनकी बेटी को उनसे हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया। उनके पास अब पछताने के अलावा कोई भी चारा नहीं बचा था। तो वहीं दूसरी तरफ मिस्टर सिसोदिया भी बार बार वामिका जी को यही समझा रहे थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वामिका जी शायद ये बात मानने के लिए अभी तैयार भी नहीं थी। खैर, धीरे धीरे दिन बीते। बीतते बीतते 7 महीने बीत गए। वहीं लंदन में रुद्राक्षी अपने काम में मस्त थी। उसने अपने आप को काम में इतना इन्वॉल्व कर लिया था कि उसे उसके साथ अतीत में क्या हुआ इसके बारे में सोचने का समय ही नहीं मिलता। पर जब रात को अचानक उसकी नींद टूटती तो उसे वो सारी बातें याद आने लगती जो उसके साथ हुई थी। उसने नींद की दवाइयाँ खानी शुरू कर दी। उसका माइग्रेन लौट आया था। एक डॉक्टर होने के बावजूद भी वो दिमागी रूप से थक चुकी थी। उसने अपने आप को काम में इतना इन्वॉल्व कर लिया था कि वो काम के अलावा कुछ और नहीं सोचती, जो शायद उसकी हेल्थ पर भी गहरा असर डाल रहा था। खैर, रुद्राक्षी ने अपनी पढ़ाई लंदन से ही की थी, इसलिए उसके काफ़ी दोस्त वहीं थे। कुछ उसके हॉस्पिटल में भी काम करते थे, इसलिए उसे कभी अकेला फील नहीं हुआ और धीरे धीरे करके सब ठीक होने लगा। वहीं राजस्थान में रुद्र और अद्वैत की 1-2 बार मुलाकात भी हुई, पर दोनों ने ही एक दूसरे को ऐसे इग्नोर किया मानो एक दूसरे को जानते भी ना हो। जिस भी पार्टी या फंक्शन में दोनों को इनवाइट किया जाता तो दोनों ऐसे टाइम पर जाते जहां एक पार्टी से जा रहा होता, दूसरा पार्टी में आ रहा होता, ताकि एक दूसरे का टकराना बहुत कम हो या ना के बराबर हो। पर हर बार उनके मन के मुताबिक हो जाए, ऐसा तो होने से रहा। और ठीक ऐसा ही 7 महीने बाद हुआ, जिसके बारे में किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि आने वाला ये समय उन सब की ज़िंदगी में और सबको क्या क्या नए रंग दिखाने वाला है। 7 महीने बाद। यहाँ से कहानी 7 महीने बाद के ट्रैक में चलेगी। इस 7 महीने में काफ़ी कुछ बदला। वामिका जी ने ईशा से बात करने की कोशिश की, पर ईशा ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। हालांकि अद्वैत ने ईशा को मना नहीं किया था कि वो अपने घर वालों से बात ना करे, पर ईशा अद्वैत को नाराज़ नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने खुद भी अपने घर वालों से सारे संबंध तोड़ दिए। वामिका जी इसी बात से डिप्रेशन में घुटती जा रही थी। वहीं मिस्टर सिसोदिया अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करते कि समय को उनका काम करने दिया जाए, पर वामिका जी अपनी बेटी के जो विमुख होने पर काफ़ी ज़्यादा दुखी हो चुकी थी और शायद अपने इस दुख को वह अंदर ही अंदर दबा कर बैठी हुई थी, जिसका असर बहुत जल्दी दिखाई देने वाला था। मिस्टर आशीष रंधावा, बिजनेस फील्ड का एक जाना माना नाम, जिसने एक नए प्रोजेक्ट पर प्रताप इंडस्ट्री के साथ अपना प्रोजेक्ट शुरू किया। वो प्रोजेक्ट राजस्थान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, पर इस प्रोजेक्ट में रुद्र सिंह राठौर की कंपनी का एक मेजर शेयर बन रहा था। वैसे तो अद्वैत रुद्र की कंपनी और रुद्र को इन सब में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था, लेकिन आशीष रंधावा के बार बार इंसिस्ट करने की वजह से उसे रुद्र को इसमें इन्वॉल्व करना पड़ा। वो अपने और रुद्र के बीच चल रहे मनमुटाव को दुनिया की नज़रों में नहीं लाना चाहता था। अद्वैत नहीं चाहता था कि एक बार फिर लोगों को बातें बनाने का मौका मिले। हालांकि रुद्र जानता था कि अद्वैत उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता, इसलिए वो सिर्फ एक मीटिंग में आया
बाकी की मीटिंग उसने मिस्टर रंधावा के साथ की थी, ना कि उन तीनों की कंबाइंड मीटिंग करी। अद्वैत इस बात से बेफिक्र था, पर एक ही प्रोजेक्ट को जब वो तीनों साथ में कर रहे थे तो मिलना जुलना तो बनता था। प्रोजेक्ट की जब अनाउंसमेंट हुई तो उस प्रोजेक्ट ने बिजनेस मार्केट में आते ही धूम मचा दी। किसी को यकीन नहीं था कि ये प्रोजेक्ट आते ही इतना बड़ा हिट प्रोजेक्ट बन जाएगा। यह प्रोजेक्ट काफ़ी टाइम से लोग करने की सोच रहे थे, पर किसी को इसकी शुरुआत कैसे करें ये समझ में नहीं आ रहा था। पर अद्वैत ने मिस्टर रंधावा के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को शुरू किया। रुद्र ने अपने डिज़ाइनर्स के साथ साथ काफ़ी टेक्निकल सपोर्ट इस फील्ड प्रोजेक्ट पे दिया था। रुद्र की कंपनी के पास बेस्ट ग्राफिक डिज़ाइनर्स थे जो इस प्रोजेक्ट पर अपना काम कर रहे थे, तो वहीं अद्वैत की कंपनी के पास बेस्ट इंजीनियर्स थे जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया। मिस्टर रंधावा ने फंडिंग करी और तीनों ने मिलकर इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करी। इस प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल रेट के कारण ही एक ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज की जानी थी। हालांकि मिस्टर रंधावा अपना बिजनेस मुंबई से ऑपरेट करते थे। राजस्थान में अपने कदम जमाने के लिए उन्होंने प्रताप इंडस्ट्री और राठौर इंडस्ट्री दोनों के साथ काम किया। इसलिए वह रुद्र और अद्वैत के बीच की दुश्मनी जिसके बारे में लोग बातचीत करते थे उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे। हालांकि कभी उन्हें इस बात से फ़र्क भी नहीं पड़ा, क्योंकि रुद्र और अद्वैत ने कभी भी ये नहीं जताया कि वो दोनों दुश्मन हैं। इसलिए जब मिस्टर रंधावा ने ग्रैंड पार्टी का सजेशन दिया तो अद्वैत और रुद्र को ना चाहते हुए भी इस पार्टी को थ्रो करने के लिए मानना पड़ा। अद्वैत ने अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में जब अतुल जी को बताया तो उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान देखने लायक थी। सब बहुत खुश थे। एक हफ्ते बाद पार्टी होने वाली थी जिसकी तैयारी अभी से शुरू थी। अद्वैत के मैनेजर ने पार्टी की सारी तैयारी करके रखी थी। इवेंट मैनेजर को बुलाया गया जिसने पार्टी के लिए थीम डिज़ाइंस और बाकी सब चीज़ें क्रिएट की और उसका जिम्मा संभाला। सभी लोगों ने इनविटेशन कार्ड भेजे। मीडिया इस पार्टी को कवर करने वाली थी। ये पार्टी बिजनेस फील्ड में एक ग्रैंड सक्सेस पार्टी बनने वाली थी। कोई इस बात से जल रहा था तो कोई इस बात से खुश था, पर अभी भी रुद्र सिंह राठौर और अद्वैत प्रताप सिंह के बीच की दुश्मनी और दूरियां कम नहीं थी। हालांकि अद्वैत इस पार्टी को ऑर्गेनाइज नहीं करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि रुद्र सिंह राठौर से उसका किसी भी तरीके से सामना हो, पर इस बार बात उसके बिजनेस की थी और उसकी सियासती इज्जत की भी थी, जिसे अद्वैत किसी कीमत में मिट्टी में नहीं मिलने देना चाहता था। इसके लिए उसने रुद्र को सामने देखना तक बर्दाश्त किया। वही रुद्र भी अद्वैत के मन के भावों को अच्छे से समझ रहा था और जानता भी था, इसलिए वो भी नहीं चाहता था कि बात उसकी रेपुटेशन और उसकी सियासती इज्जत पर बने, क्योंकि वहाँ दोनों ही एक दूसरे को नापसंद करते थे। पर इस प्रोजेक्ट के कारण उन दोनों को एक साथ में काम करना पड़ रहा था और पार्टी अटेंड भी करनी पड़ रही थी। वहीं आशुतोष राणा और कामिनी जी की पोती की शादी हो चुकी थी। हालांकि आशुतोष राणा इस शादी से खुश नहीं था, पर जब उन्होंने कामिनी जी को अपनी बातों में फंसा कर ये कहा कि वो किसी भी तरीके से प्रताप इंडस्ट्री के साथ अपना एक बिग प्रोजेक्ट करना चाहता है, तो उसके लिए कामिनी जी ने बिना सोचे समझे उसे हाँ कर दी। जब आशुतोष राणा यही चाहता था कि सक्सेसफुल पार्टी के दिन ही कामिनी जी अद्वैत और अतुल जी से इस बारे में बात करे और उन्हें आशुतोष के साथ प्रोजेक्ट करने के लिए मना ले। कामिनी जी भी इसी गुमान में थी कि अतुल जी कभी भी उनकी बात को नहीं टालेंगे, इसलिए वो इस बात के लिए 100% श्योर थी कि जो वो चाहती हैं वो तो होकर रहेगा। पर अद्वैत वो ऐसा नहीं करने वाला था। वो जानता था कि आशुतोष राणा की कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है और इस समय उसकी कंपनी के साथ कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू करना रिस्क का काम हो सकता है। वो रिस्क लेने से कभी डरता नहीं था, लेकिन आशुतोष राणा भरोसेमंद इंसान नहीं था। अपनी ही कंपनी में और अपने ही बिजनेस पार्टनर्स के साथ उसने कई बार फ्रॉड किया था, जिस कारण ही उसकी कंपनी पर इस समय बिजनेस पार्टनर्स और शेयर होल्डर्स ने लीगल एक्शन लिया था, जिस कारण उसकी कंपनी बैंकरप्ट होने वाली थी। पर ये बात अद्वैत ने किसी और को पता लगने नहीं दी थी कि उसे ये सारी हरकतें पता है। आशुतोष राणा तो इसी गुमान में था कि ये अंदर की बात है और अद्वैत को ये क्या ही पता होगी। पर एक बार अद्वैत उसके साथ प्रोजेक्ट करने के लिए मान जाए तो वो अपने सारे बिजनेस पार्टनर्स का कर्ज चुकता करके अपने बिजनेस को फिर से खड़ा कर लेगा। पर शायद वो इस बार गलत होने वाला था। खैर, एक हफ्ता बीत गया। पार्टी का दिन नज़दीक आया। पार्टी के दिन सब बेहद खुश थे। मिस्टर रंधावा इस पार्टी को थ्रो कर रहे थे, तो वहीं अद्वैत अपने पूरे परिवार के साथ वहां मौजूद था। ध्रुव और रिद्धि दोनों ही वहां मौजूद थे। वहीं रुद्र भी वामिका जी, मिस्टर सिसोदिया और गर्विक और उसके परिवार के साथ वहां था। इस पार्टी में आने का मेन मकसद वामिका जी का ईशा से मिलना था। हालांकि जब उन्होंने ईशा को हंसते, मुस्कुराते और खुश देखा तो उनके चेहरे पर गिल्ट साफ नजर आ रहा था कि उन्होंने इस
बदले के लिए काफी कुछ खो दिया। ईशा और अद्वैत को साथ देखकर उन्हें रुद्र का अकेलापन नजर आने लगा था। वो सोचने लगी थी कि जैसे ईशा और अद्वैत इस समय साथ है, अगर वो समय रहते अपने बदले को रोक लेती तो शायद रुद्र भी अपनी पत्नी के साथ होता। ना चाहते हुए भी उनका ध्यान बार बार रुद्राक्षी की तरफ जाने लगा था। वहीं ईशा ने एक नज़र भी वामिका जी की तरफ नहीं डाली थी। हालांकि ईशा मिस्टर सिसोदिया से जरूर मिली थी। अपने नानू से मिलकर ईशा के चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी। वहीं मिस्टर सिसोदिया ने जब ईशा को देखा तो वह भी उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसे ढेरों आशीर्वाद दे रहे थे। इस बीच ईशा ने रुद्र की तरफ देखा भी नहीं, जिस बात से रुद्र बहुत हर्ट हुआ था। अपनी बहन को उसने खुद से यूं बेरुख होते हुए कभी नहीं देखा था। वहीं अद्वैत को ईशा के साथ इतना अच्छा बिहेव करता देख रुद्र को खुद पर थोड़ा गिल्ट हो रहा था। खैर, अद्वैत और ईशा ने भी पार्टी की शुरुआत कर दी थी। हालांकि मिस्टर रंधावा रुद्र की उम्र के ही थे। यूं कहो, रुद्र और मिस्टर रंधावा की उम्र में ज़्यादा अंतर नहीं था। कम उम्र में ही इन तीनों ने एक ऐसे प्रोजेक्ट को शुरू करके सफल किया जिस प्रोजेक्ट को बड़े बड़े मंझे हुए खिलाड़ी तक नहीं कर पाते थे। मिस्टर रंधावा इस समय बैचलर्स थे, तो वहीं कई लड़कियां अपने माता पिता के साथ वहां आई थी। कई पेरेंट्स इस आस में पार्टी में मौजूद थे कि शायद मिस्टर रंधावा ही सामने से उनकी बेटी को पसंद कर ले, या फिर वो लोग ही मिस्टर रंधावा से अपनी अपनी बेटियों की शादी के बारे में बातचीत कर ले। तो वहीं मिस्टर रंधावा ने जब किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया तो सबकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। पर अभी तो बहुत कुछ होने वाला है जो कि सब कुछ बदलने वाला है। वहीं अद्वैत अपने पूरे परिवार के साथ आए मेहमानों से मिलने जुलने पर लगा हुआ था। ईशा भी वहीं सभी के साथ खुशी से बातचीत कर रही थी कि तभी कामिनी जी इठलाते हुए आशुतोष राणा को लेकर अतुल जी और अद्वैत के पास आई। अद्वैत, जो कि कामिनी जी को देखकर चिढ़ चुका था, वो जानता था कि कामिनी जी का उनके पास आने के पीछे क्या मकसद है, पर फिर भी उसने उस भाव को अपने चेहरे पर ना लाते हुए वहां से एक्सक्यूज मी कहकर जाना ठीक समझा कि तभी कामिनी जी ने अद्वैत को बीच में टोक दिया। अद्वैत कुछ बोलता उससे पहले ही कामिनी जी बोली, अद्वैत बेटा, मैं तुमसे ही मिलने आई हूँ और तुम यहाँ से जा रहे हो। जैसे ही कामिनी जी ने अद्वैत को ये कहा तो वैसे ही अद्वैत समझ चुका था कि कामिनी जी के दिमाग में क्या चल रहा है। हालांकि वो पार्टी के दिन ये सब बातचीत नहीं करना चाहता था, पर अब उसके पास कोई चारा नहीं था। तभी अद्वैत बोला, दादी बुआ, मुझे और भी गेस्ट को देखना है और आप तो घर के गेस्ट हो, आपको तो पापा आराम से देख लेंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो आप पापा को बता दीजिएगा। तभी कामिनी जी अद्वैत से बोली, अरे बेटा, प्रॉब्लम तो है। तभी अद्वैत बोला, क्या प्रॉब्लम है दादी बुआ, बताएं। तो वहीं कामिनी जी अद्वैत की तरफ देखकर बोली, बेटा, मैं कब से सोच रही हूँ कि सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है और अब तो आशुतोष भी अपने काम में मन लगाने लगा है, तो मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारा जो प्रोजेक्ट आने वाला है ना, उस प्रोजेक्ट में तुम क्यों ना आशुतोष के साथ काम करो। इससे तुम्हारा साथ भी बन जाएगा और परिवार की बात है तो सब कुछ आसानी से हैंडल भी रहेगा। कामिनी जी अपनी ये बात कहकर चुप हो गई थी और जैसे ही कामिनी जी ने ये कहा तो आशुतोष बिना अद्वैत को बोलने का मौका दिए बोला। आशुतोष बोला, हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं दादी जी। क्यों अद्वैत, वैसे भी मैं तुम्हारा जीजा हूँ, अपनी जीजा की बात तो तुम कहाँ ही टालोगे, है ना। अद्वैत बोला, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बात नहीं टालूंगा। और रही बात रिश्ते की, तो शायद तुम भूल रहे हो, तुम मेरे सगे जीजा नहीं हो, इसलिए बिजनेस में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। परिवार में इन्वॉल्व हो काफ़ी है, इससे ज़्यादा मैं टॉलरेट भी नहीं कर सकता हूँ। तभी कामिनी जी बोली, ये किस लहजे में बात कर रही हो अद्वैत तुम, आशुतोष जवाई है इस घर का। तभी अद्वैत बोला, आपके घर का है दादी बुआ, मेरे घर का नहीं है। कामिनी जी बोली, देख रहे हो अतुल, कैसे मुंह चला रहा है तुम्हारा बेटा मुझसे। तभी अतुल जी अद्वैत की तरफ देखते हुए और कामिनी जी की तरफ देखते हुए बोले। अतुल जी बोले, देखिए बुआ जी, मैं सारी बागडोर अद्वैत के हाथ में दे चुका हूँ, तो अब घर के फैसले, कंपनी के फैसले, यहाँ तक कि सियासती फैसले लेने का अधिकार अब सिर्फ अद्वैत के पास है। हाँ, मैं अद्वैत को समझा सकता हूँ, पर किसी की जिद को बिना सोचे समझे नहीं मनवा सकता। हमारे टाइम की बात अलग थी, अब जमाना बदल रहा है, हर कोई अपने अपने तरीके से काम करना चाहता है और अगर अद्वैत कंफर्टेबल नहीं है तो मैं उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता। तभी कामिनी जी बोली, पर अतुल तुम समझो, आशुतोष हमारे घर का जवाई है और कायदे से वो तुम्हारे घर का भी जवाई है, तो असलियत में जो तुम्हारा जवाई है उसे तो तुमने कभी वो इज्जत दी नहीं, तो कम से कम आशुतोष को ही दे दो। या ये तुम्हारे घर की परंपरा रही है कि किसी भी जवाई को इज्जत ना देने की। ना तुम मेरे पति को इज्जत दे पाए, ना ही तुम्हारा बेटा मेरे पोती के पति को इज्जत दे पा रहा है। तभी अद्वैत बोला, इज्जत कमानी पड़ती है दादी, यूं ही नहीं बांटी जाती है।
रही बात हमारे घर के जमाई को इज्जत देने की, तो शायद आप भूल रही हैं, रिश्ता एक तरफा नहीं दो तरफा होता है। अगर वो मेरे घर के जवाई हैं तो मैं भी उनके घर का जवाई हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि इस मामले में आपको बीच में पड़ना चाहिए। ये रिश्ता हमारे बीच का है, तो मैं चाहता हूँ इसे हम ही सॉर्ट आउट करें। और वैसे भी आज पार्टी है, मैं बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत सारे काम हैं, और मैं नहीं चाहता कि आज ठीक वैसा ही बवाल खड़ा हो जैसे 7 महीने पहले शादी के दिन हुआ था, क्योंकि उस समय मेरे यहाँ ना होने पर काफ़ी लोगों ने अपने मन का करने का सोचा था। उसके बाद मैं चुप हो गया था क्योंकि मामला मैंने संभाल लिया था, पर इस बार मैं चुप नहीं हूँगा। तभी कामिनी जी बोली, तो इसका मतलब तुमने तय कर लिया है कि तुम जमाई जी के साथ काम नहीं करोगे? तभी अद्वैत बोला, सही कहा आपने, मैं आशुतोष के साथ काम नहीं करूंगा, और वैसे भी डूबती हुई कंपनी में मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। जैसे ही अद्वैत ने ये कहा तो आशुतोष के होश उड़ गए। वो हैरानी से आशुतोष को देखने लगा, मानो ये जानना चाह रहा हो कि अद्वैत को अंदर की बात कैसे पता चली। आशुतोष के साथ काम करने से साफ इनकार करने की वजह अद्वैत जानता था। ये बात उसने इनडायरेक्ट तरीके से आशुतोष से कही तो आशुतोष हैरानी से अद्वैत को देखने लगा। वही कामिनी जी को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि अद्वैत किस बारे में बात कर रहा है, पर अपनी बात कहकर अद्वैत के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अद्वैत ने आशुतोष के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी देखी तो बोला, अद्वैत बोला, क्या हुआ, हवाइयाँ क्यों उड़ गई चेहरे की? यही सोच रहे थे ना कि मेरे सपोर्ट से मेरे नाम से मार्केट से पैसा उठाओगे, प्रोजेक्ट पे लगाओगे और लास्ट में मुझे भी अपने शेयर होल्डर्स की तरह धोखा दे दोगे। तो ये तुम्हारी गलतफहमी है आशुतोष राणा, मैं पापा जैसा नहीं हूँ। मैं किसी की भी कोई भी बात मानकर उन्हें सर पर चढ़ाकर बैठाऊं। मैं अद्वैत सिंह प्रताप हूँ। मैं चीज़ों को सोच समझ कर करता हूँ, इसलिए आगे से ये सोचने की गलती भी मत करना कि मेरे पापा को कोई कुछ भी कहेगा तो पापा मान लेंगे। ना अब रियासत वैसी रही है, ना कारोबार वैसा है, और ना ही मेरा परिवार। एक्सक्यूज़ मी। इतना कहकर अद्वैत वहाँ से चला गया। वहीं कामिनी जी कुछ कहती, अतुल जी भी वहाँ से जा चुके थे। आशुतोष राणा कुछ ना कर सका। कामिनी जी भी गुस्से से भुनभुनाती हुई दूसरी ओर चली गई, और आशुतोष राणा चाह कर भी कुछ न कर सका। उसे कामिनी जी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि कामिनी जी ने उसे जुबान दी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए अतुल जी उसकी बात ज़रूर मानेंगे, और अतुल जी ने अगर उनकी बात एक बार मान ली तो अद्वैत भी मान जाएगा। पर यहाँ तो उनका सारा खेल उल्टा पड़ गया। अब आशुतोष को यही चिंता सताए जा रही थी कि अब उसकी कंपनी का क्या होगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स ने उसके ऊपर फ्रॉड केस करने की धमकी दी थी। 1 हफ्ते के अंदर अंदर अगर वो इन्वेस्टर्स को अपना सारा पैसा नहीं लौटाता तो उसकी कंपनी हमेशा हमेशा के लिए बैंकक्रप्ट हो सकती थी। तो वहीं पार्टी में काफ़ी लोग खुश भी थे और कुछ लोग जल भी रहे थे। कितनी कम उम्र में इन तीनों ने एक ऐसे प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली हैंडल करके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाया था, और किसी को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी। इसलिए कुछ लोग अद्वैत, रुद्र और आशीष रंधावा जी के लिए खुश भी थे, तो कुछ लोग उनसे बेहद जल भी रहे थे। तो वहीं वामिका जी ईशा से बात करना चाहती थी, पर ईशा ने उन्हें बात करने का कोई मौका नहीं दिया। इसी बीच पार्टी में काफ़ी सारी नई नई अनाउंसमेंट हुई, और इस प्रोजेक्ट के बाद आशीष रंधावा एक और प्रोजेक्ट रुद्र और अद्वैत के साथ करने के लिए भी अनाउंसमेंट कर चुका था। वैसे तो ये खुशी की बात थी, पर अद्वैत एक और बार फिर से उस प्रोजेक्ट में काम नहीं करना चाहता था जिसमें रुद्र और वो दोनों इन्वॉल्व हो, इसलिए अद्वैत इस बात से उतना खुश नहीं था। हालांकि वो पार्टी में कोई तमाशा नहीं करना चाहता था, इसलिए वो चुपचाप था। काफ़ी सारी अनाउंसमेंट हो जाने के बाद जब आशीष रंधावा अद्वैत और उसकी फैमिली से मिला, तब वहाँ पर रुद्र की फैमिली भी मौजूद थी। आशीष रंधावा को बातों ही बातों में ये भी पता चला कि रुद्र और अद्वैत एक दूसरे के जीजा साले लगते हैं। यह देखकर आशीष रंधावा को सबसे ज़्यादा हैरानी हुई, क्योंकि जब भी उन तीनों की कंबाइंड मीटिंग हुई तब भी रुद्र और अद्वैत ने इस बारे में कोई बातचीत नहीं करी, और ये जानकर आशीष रंधावा को अब काफ़ी हैरानी हो रही थी। पर फिर भी ये उनका पारिवारिक मामला है, इसलिए वह कुछ नहीं बोले। पर उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो चुका था कि ये रिश्ता जैसा दिख रहा है वैसा अंदर से है नहीं। पर जब तक रुद्र और अद्वैत सामने से उन्हें कुछ नहीं बता देते, तब तक उनका इस बारे में कोई भी बात करना ठीक नहीं था। इसलिए उन्होंने अपनी इस जिज्ञासा को अपने तक ही सीमित रखा। पर अतुल जी इस बात को करते हुए उन्हें इतना समझ में आ चुका था कि रुद्र भी शादीशुदा है, लेकिन रुद्र और उनकी बेटी अलग अलग रहते हैं। जबकि अद्वैत और ईशा को देखकर साफ पता चल रहा है कि उन दोनों के बीच में बहुत प्यार है, और अद्वैत ईशा की बहुत केयर करता है। ये तो हर कोई देख रहा था। वहीं रुद्र ने भी जब अद्वैत और ईशा को यूं हंसते मुस्कुराते देखा तो उसके दिल में भी थोड़ी मायूसी छा गई। ईशा ने अभी भी रुद्र से बात नहीं की थी, यहाँ तक कि वो रुद्र की तरफ देखती भी नहीं थी। ये बात रुद्र के दिल को छलनी कर जाती। 2 दिन बाद रक्षाबंधन का त्यौहार था। रुद्र को यकीन था कि ईशा भले ही उससे कितनी भी नाराज़ क्यों ना हो, पर वो उसे राखी ज़रूर बांधेगी।
पर लेकिन ईशा का ये व्यवहार देखकर अब रुद्र को थोड़ा डर लगने लगा था। दोनों ही परिवार आशीष के सामने ये जाहिर नहीं करना चाहते थे कि परिवार में क्या मसला हुआ है। वहीं अद्वैत के साथ काम और बातचीत ना बनती देख आशुतोष और कामिनी जी ने आशीष रंधावा के साथ बात करने का फैसला किया कि अगर अद्वैत उनके साथ काम ना भी करे तो क्या पता आशीष रंधावा को वो लोग कन्विंस कर सकें। वैसे भी आशुतोष रुद्र के साथ भी काम करना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि रुद्र उसकी तरफ देखना तक गंवारा नहीं समझेगा। अद्वैत तो सिर्फ इसलिए बातचीत करने के लिए राजी हो जाता है क्योंकि वह उसके रिश्तेदार हैं, नहीं तो अद्वैत भी रुद्र जितना ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और अकड़ में रहने वाला इंसान है। कामिनी जी भी आशीष रंधावा के साथ बातचीत कर रही थी। वह ये करना चाहती थी कि अगर अद्वैत आशुतोष के साथ काम करने से इनकार कर दे तो कोई बात नहीं, आशीष रंधावा से बात करके देख लिया जाए, क्या पता उन्हें इंटरेस्ट हो। इसलिए आशुतोष आशीष रंधावा से बातचीत करके अपने एक नए आइडिया को आशीष को समझा रहा था, लेकिन उसके इस आइडिया को सुनकर आशीष ने कुछ खास अच्छा रिएक्शन नहीं दिया। बस इतना कहा कि वो इस बारे में सोचेगा, और आशीष के ये कहने पर आशुतोष और कामिनी जी समझ गए कि आशीष रंधावा काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो बस बात टालने के लिए कह रहा है। अपनी बात कहकर आशीष वहां से दूसरी ओर चला गया, तो वहीं कामिनी जी और आशुतोष राणा दोनों ही झूठी मुस्कान लिए वहीं पर खड़े के खड़े रह गए। आशीष को देखकर तो आशुतोष राणा को और ज्यादा गुस्सा आने लगा था। वो अपना गुस्सा जाहिर नहीं कर सकता था, पर उसके चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा था कि वह इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है। और जब आशीष रंधावा ने सबके सामने ये अनाउंसमेंट करी कि वो अद्वैत के साथ एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहता है, तो ये सुनकर तो आशुतोष राणा को और ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसे यही लग रहा था कि अद्वैत ने उसके साथ काम करके इनकार करके आशीष रंधावा के साथ फिर से काम करने के बारे में सोचा है, क्योंकि आशीष रंधावा ने सबके सामने अपनी स्टेटमेंट जो दे दी थी। खैर, पार्टी समाप्त होने वाली थी। सभी मेहमान ऑलमोस्ट जाने के लिए तैयार थे, पर तभी पार्टी में कोई ऐसा आया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, और अद्वैत और बाकी परिवार वालों को तो बिल्कुल भी नहीं थी। सभी लोग पार्टी में आपस में बातचीत कर ही रहे थे, मेहमान खाना खाने में और बाकी की गॉसिप्स में लगे हुए थे कि तभी पार्टी में रुद्राक्षी का आना हुआ। और इस बार रुद्राक्षी अकेले नहीं आई थी, बल्कि एक बहुत बड़ा फैसला करने के लिए आई थी। इसके बारे में रुद्राक्षी ने किसी को नहीं बताया था। रुद्राक्षी को पार्टी में देखकर सबसे ज्यादा खुश अतुल जी को हुई थी। अतुल जी तो मुस्कुराते हुए रुद्राक्षी के पास आए। रुद्राक्षी हमेशा की तरह सिंपल पर सुंदरता की साफ मूरत नजर आ रही थी। हल्के ऑफ वाइट कलर की साड़ी जिसमें लाइट पिंक कलर का बॉर्डर उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। खुले बाल, घनी पलकें देखकर हर कोई उस पर मोहित हो जाता, पर कमी थी तो सिर्फ उसके शादीशुदा लगने की। सभी मेहमानों ने जब रुद्राक्षी को यूं देखा तो कुछ तो खुश हुए तो कुछ आपस में बातचीत करने लगे। रुद्राक्षी दौड़कर अद्वैत के पास आई, अद्वैत से गले मिली और बाकी सब मेहमानों से भी मिली। तो वहीं आशीष रंधावा भी रुद्राक्षी को ऑब्जर्व कर रहा था। रुद्राक्षी सबसे मिली, लेकिन रुद्र की तरफ उसने देखा भी नहीं। हालांकि फॉर्मेलिटी के लिए उसने वामिका जी को नमस्ते कहा, लेकिन वामिका जी से ज्यादा बातचीत नहीं करी। मिस्टर सिसोदिया ने भी रुद्राक्षी को आशीर्वाद दिया और फिर रुद्राक्षी अपने घर वालों से बातचीत करने में लग गई। अद्वैत ने आशीष रंधावा की तरफ देखते हुए कहा। अद्वैत बोला, अरे आशीष, आप यहाँ अकेले खड़े हैं, आइए मैं आपको अपनी बहन से मिलवाता हूँ। आशीष जी ने ये सुनकर हाँ में सर हिलाया। इतना कहकर अद्वैत ने रुद्राक्षी की तरफ देखा और फिर बोले। अद्वैत बोला, रुद्राक्षी, ये आशीष रंधावा हैं, हमारे बिजनेस पार्टनर और बिजनेस फील्ड के जाने माने बिजनेसमैन। अद्वैत के मुंह से यह सुनकर आशीष जी मुस्कुराने लगे और फिर रुद्राक्षी की तरफ देखकर बोले। आशीष जी बोले, हेलो मिसेस राठौर, कैसी हैं आप? जैसे ही आशीष ने रुद्राक्षी को मिसेस राठौर कहा तो रुद्राक्षी, जो कि आशीष के साथ हाथ मिला चुकी थी, अचानक से एक गहरी सांस लेकर खड़ी की खड़ी रह गई। वहीं उसके कानों में अभी भी वही शब्द गूंज रहा था, मिसेस राठौर। और ये शब्द सिर्फ रुद्राक्षी के कानों में नहीं बल्कि रुद्र के कानों तक भी पहुंच चुका था, क्योंकि रुद्र भी पास में ही खड़ा था। जिस घड़ी का हम सबको बेसब्री से इंतजार था, वो घड़ी आखिरकार आ ही गई। अरे, हमारी रुद्राक्षी का घर वापस आना, पर इस बार एक नए अंदाज में। 7 महीने की ये दूरी और 7 महीने का ये समय रुद्राक्षी के जीवन में काफी कुछ बदलाव लेकर आया है, और वो बदलाव क्या क्या है और इसका असर किस किस की लाइफ पर कैसे पड़ेगा, ये तो बहुत मजेदार होने वाला है। क्या होगा इस कहानी में आगे जानेंगे कहानी के आने वाले भाग में। आपको कहानी का यह भाग कैसा लगा और रुद्राक्षी की वापसी से आप लोगों को कितना मजा आया, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करेगा और बेल आइकन दबाकर
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आप इस कहानी के आने वाले किसी भी भाग को बिना मिस किए आसानी से और सबसे पहले देख सकें। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।